तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी रेवेन्यू। पहले रेवेन्यू में एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। रेवेन्यू क्या पढ़ा था हमने? रेवेन्यू इन अकाउंटिंग मीन्स द इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ रेवेन्यू नेचर, ऑफ अ रेकरिंग नेचर। रेवेन्यू नेचर नहीं, ऑफ अ रेकरिंग नेचर। रेकरिंग नेचर मतलब कि जो रेगुलर बेसिस पे हमें रिसीव हो रहा हो फ्रॉम एनी सोर्स। यानी रेवेन्यू मीन्स इनकम ऑफ अ रेकरिंग नेचर। रेकरिंग मीन्स रेगुलर नेचर। फ्रॉम एनी सोर्स, ध्यान रखना, फ्रॉम एनी सोर्स, क्योंकि आगे हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं जहां पर हम स्पेसिफिक सोर्स की बात करेंगे। यहाँ पर जो रेवेन्यू होगी वो किसी भी सोर्स से हो सकती है। अब सोर्स कितने तरह के हो सकते हैं? सोर्स हो सकता है यानी इनकम हो सकती है डिफरेंट सोर्सेज से। तो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ अर्निंग इनकम फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लाइक income earned by business organization from sale of goods, जिन गुड्स पे ऑर्गेनाइजेशन डील कर रहा है उन गुड्स को सेल करने से ऑर्गेनाइजेशन को जो इनकम होती है वो रेवेन्यू है। सेकंड, इनकम earned by business organization from rendering services, क्लियर है? बोलो कोई डाउट इसमें? रेंडरिंग का मतलब रेंडरिंग यानी फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज। रेंडर करना यानी प्रोवाइड करना। जैसे आप मान लो घर में कभी मम्मी पापा नहीं हैं और आप ऑनलाइन फूड मंगवाते हो, आप ऑनलाइन ज़ोमेटो से फूड मंगवाते हो, तो वो आपको सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, ठीक है ना? आपके फूड चार्जेस तो होते ही हैं, साथ में सर्विस चार्जेस भी उसके अंदर ऐड होते हैं। जो डिलीवरी बॉय आ रहा है उसकी सर्विसेज के चार्जेस भी उसके अंदर ऐड होते हैं बिल के अंदर, जो आप उनको पे करते हो। तो फूड आइटम का तो पेमेंट आप करते हो, उसके अलावा डिलीवरी बॉय की जो सर्विसेज हैं उसके बिल भी, उसका अमाउंट भी, डिलीवरी बॉय जो चार्जेस लेता है उसका अमाउंट भी आपके बिल में एडेड होता है, ठीक है सर। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन को रेंटल इनकम्स होती हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट बेसिस पे किसी को दे रखी है तो रेंटल इनकम हो गई, ये समझाया था मैंने। कमीशन इनकम हो गई, अगर हमने कोई कमीशन सर्विसेज दी हैं तो कमीशन इनकम होगी हमें। मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम हो जाएंगी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, क्लियर है? एटसेट्रा। इसके अलावा और भी कई इनकम्स हो सकती हैं। तो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम विच इनकम अर्न्ड बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ रेकरिंग नेचर। इनकम रेकरिंग नेचर की होनी चाहिए, यानी वो रेगुलर बेसिस पे मिलनी चाहिए। जैसे रेंट हमें मंथली बेसिस पे रिसीव होता है, तो रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है, वो रेकरिंग नेचर का है। तो सर अगर यहाँ पर आपको बुक के अंदर आप जब पढ़ोगे तो ओनर ने बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की, ओनर ने बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट की, या बैंक से आपको लोन मिला, तो ये जो इन्वेस्टमेंट ओनर ने की, मान लो 1 लाख रुपीस की, या फिर बैंक से आपने लोन लिया 50,000 रुपीस का। बेटा अपना माइक ऑफ करो, म्यूट योरसेल्फ, बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है। तो
ओनर ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वेस्टमेंट की या फिर बैंक से ऑर्गेनाइजेशन ने जो लोन लिया, क्या ये इनकम है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? आंसर इज नो, आंसर इज नो। 1 लाख रुपीज ओनर ने बिजनेस में लगाए तो ये बिजनेस को उसको रिटर्न भी करने पड़ेंगे जब भी बिजनेस क्लोज होगा। और ये 50,000 जो आपने बैंक से लोन ले रखा है, ये 50,000 आपको रिटर्न भी करना है विद इंटरेस्ट। लेकिन इनकम जो हम जनरेट कर लेते हैं, जो हम अर्न कर लेते हैं, वो हमें रिटर्न नहीं करनी होती है। वो तो हमारी सर्विसेज की, या जो गुड्स हमने सप्लाई किए हैं, या जो सर्विसेज हमने प्रोवाइड की हैं, या जो फैसिलिटीज़ हमने दी हैं, उसका रिटर्न है। तो दैट इज़ नॉट टू बी पेड बैक, दैट इज़ नॉट टू बी पेड बैक बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बोलो क्लियर है ये? यस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी हमने पढ़ा था रेवेन्यू, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सर रेवेन्यू और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या डिफरेंस है? सिंपल सा डिफरेंस है। इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, या फिर फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, दैट इज बाय प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, is known as income या revenue from operations। उसको हम बोलते हैं revenue from operations। operations यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन एक्टिविटीज़ हैं। जैसे VSI का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, VSI का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनकी मेन एक्टिविटीज़ क्या हैं? मेन एक्टिविटीज़ हैं टू प्रोवाइड कोचिंग ऑफ CA एंड CMA, CA एंड CMA। तो जो कोचिंग सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे होने वाली इनकम को हम बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लियर है? यहाँ पर अदर सोर्सेज को हम कंसिडर नहीं करेंगे, जैसे रेंटल इनकम हो, कोई कमीशन इनकम हो रही है, कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, कोई डिविडेंड ऑन शेयर्स मिल रहा है, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। एक और एग्जांपल देख लो। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? ये स्टेशनरी आइटम्स में डील करता है, स्टेशनरी आइटम्स में डील करता है। तो स्टेशनरी आइटम्स को परचेज एंड सेल करने से ऑर्गेनाइजेशन को जो इनकम होगी उसको बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यानी ऑर्गेनाइजेशन अपनी मेन जो उसके ऑपरेशंस हैं, उससे जो इसको इनकम होती है, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। लेकिन अगर सेम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करा ले, बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराए वर्थ ₹10 लाख, और इसके ऊपर उसको एवरी ईयर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, दिस इंटरेस्ट कैन नॉट बी टर्म्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की मेन एक्टिविटीज़ नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं है। बोलो डिफरेंस समझ में आ गया रेवेन्यू और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में? तो देखो पेज नंबर 2.6 के ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इट इज़ द रेवेन्यू अर्न्ड बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़। इट इंक्लूड्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, अंडरलाइन कर लेना, इट इंक्लूड्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, एंड रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज। नाउ नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है? एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश। सर डिसबर्समेंट क्या होता है? डिसबर्समेंट मीन्स पेमेंट। बुक में लिखा है ना डिसबर्समेंट, यस और नो? हाँ सर लिखा है एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश। डिसबर्समेंट को अंडरलाइन करके लिख लो, वहाँ पे इसका मीनिंग होता है पेमेंट। एनी पेमेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग असेट्स। किस पर्पस से?
असेट एक्वायर करने के पर्पस से, या फिर गुड्स एक्वायर करने के पर्पस से, या फिर सर्विसेज एक्वायर करने के पर्पस से, इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। यानी अगर हम 5 लाख रुपीस का कैश पेमेंट कर रहे हैं, डिसबर्समेंट ऑफ कैश हो गया, बोलो कैश पेमेंट कर रहे हैं, ये डिसबर्समेंट ऑफ कैश हो गया, हाँ सर ये हो गया डिसबर्समेंट ऑफ कैश। दूसरा बोला है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। हमारे पास मान लो कोई प्लांट है, हमारे पास, इस प्लांट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इस प्लांट की प्रॉपर्टी यानी इस प्लांट की ओनरशिप हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या कैश पेमेंट कर रहे हैं, या फिर लायबिलिटी इंकर कर रहे हैं। लायबिलिटी मैंने पढ़ाया हुआ है, हम 5 लाख रुपीस की लायबिलिटी इंकर कर रहे हैं, यानी फ्यूचर में हम 5 लाख रुपीस पे करेंगे उसके लिए। लायबिलिटी पढ़ाई हुई है टर्मिनोलॉजी मैंने आप लोगों को, यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऊपर लायबिलिटी रेज कर रहा है, लायबिलिटी इंकर कर रहा है, यानी इसका पेमेंट फ्यूचर में हम करेंगे। किस पर्पज से? फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग असेट्स, कोई असेट्स एक्वायर करने के पर्पज से, या गुड्स एक्वायर करने के पर्पज से, या फिर सर्विसेज एक्वायर करने के पर्पज से। सर एक्वायर करना यानी परचेज करना, यानी असेट्स, गुड्स या सर्विसेज परचेज करने के लिए अगर हम कोई कैश का पेमेंट कर रहे हैं, या फिर हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी और को। मेरे पास कोई प्लांट है, मैंने वो प्लांट दे दिया और मुझे लैंड एंड बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, मैंने बदले में लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली। बार्टर सिस्टम, ध्यान है ना, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने बचपन में बार्टर सिस्टम। हाँ सर पढ़ा है। हम एक चीज़ देते हैं और बदले में दूसरी चीज़ ले लेते हैं। मान लो कोई बंदा लैंड एंड बिल्डिंग सेल आउट कर रहा है, मुझे वो परचेज़ करनी है और उसको परचेज़ करना है प्लांट, तो मैं कहता हूँ भाई प्लांट की ओनरशिप मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आप मुझे ये लैंड एंड बिल्डिंग दे दो। समझ में आ गई बात? बोलो बच्चों, रेस्पॉन्स आने दो। हाँ सर, आ गई बात समझ में। या फिर अगर मान लो हमारे पास ना तो कैश है और ना ही कोई प्रॉपर्टी है ट्रांसफ़र करने के लिए, तो हम कहते हैं भाई बताओ ये प्लांट कितने का है, बताओ ये लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है। वो कहता है सर 50 लाख रुपीज़ की। मैं कहता हूँ ठीक है, 50 लाख रुपीज़ की मेरे अगेंस्ट आपकी क्या है, मैं अपने लिए लायबिलिटी रेज कर रहा हूँ, 50 लाख रुपीज़ मैं आपको फ्यूचर में पे करूँगा, आप मुझे उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दो। तो मैं प्लांट परचेज़ कर रहा हूँ, बदले में मैं फ्यूचर में उसको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे या फिर लमसम यानी एक साथ किसी पर्टिकुलर डेट पे जो हमारे बीच में एग्रीमेंट होगा वो फाइनलाइज होगा कि किस डेट पे मैं उसको 50 लाख रुपीज़ का पेमेंट करूँगा, वो डेट हम फाइनल कर लेंगे। तो एट प्रेजेंट मैंने प्लांट परचेज़ किया ऑन क्रेडिट बेसिस, मैंने इमीडिएटली 50 लाख रुपीज़ का पेमेंट नहीं किया, मैं उसको फ्यूचर में पे करूँगा। तो एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग मीन्स परचेजिंग असेट, गुड्स और सर्विसेज इज नोन एज एक्सपेंडिचर। बोलो बात आ गई समझ में? Yes, sir. देखो, एज सच द अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज और इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर एटसेट्रा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अरे कहाँ पढ़ रहे हैं हम ये? इट मीन्स दैट एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर द रेसीट ऑफ अ बेनिफिट इज टर्म्ड एज एक्सपेंडिचर। किसी भी टाइप का पेमेंट हो, हम कैश पेमेंट कर रहे हैं या फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, या हमने ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है उसकी ओनरशिप हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और बदले में असेट, गुड्स या सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, it means that transaction is known as expenditure, that payment is known as expenditure। अब एक्सपेंडिचर जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, होने को तो 3 टाइप होते हैं, एक और होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बुक में नहीं दे रखा लेकिन समझ लो, ये भी समझा देता हूँ। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना? 3 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर
कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग सम न्यू असेट, फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग न्यू असेट, या हम कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग असेट है बिजनेस के अंदर उसके एक्सपेंशन पे जो खर्चे किए जाते हैं, दोज एक्सपेंडिचर्स आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एनी असेट और एक्सटेंशन ऑफ एन एनी एग्जिस्टिंग असेट आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आई डेफिनेशन? यानी जिन एक्सपेंडिचर्स को करने से किसी नई असेट का क्रिएशन होता है या फिर कोई पुरानी असेट एग्जिस्टिंग असेट का एक्सपेंशन होता है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? बोलो। यस सर। हाँ सर, बात समझ में आ गई। मान लो हमने प्लांट परचेज किया, हमने यहाँ पर असेट परचेज की, प्लांट परचेज किया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल। और अगर मान लो एग्जिस्टिंग में हमारे पास एक मशीनरी है, हमारे पास एक मशीनरी है और उसमें हमने उस मशीनरी का हमने एक्सपेंशन किया, यानी उसके अंदर हमने कुछ और एडिशन किया जिससे ऑर्गेनाइजेशन की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो एनहेंस होती है। ध्यान रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। सर एग्जांपल दे दो, समझ में आ जाएगा। मान लो आप एक सिनेमा हॉल के ओनर हो, आप एक सिनेमा हॉल के ओनर हो। सिनेमा हॉल की अगर मैं सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाऊं, अगर मैं 3 रोज सिटिंग कैपेसिटी और बढ़ा दूं, तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बोलो यस और नो। यस सर, अगर सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो ज़्यादा ऑडियंस देख पाएगी मूवी आके, तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो अगर किसी सिनेमा हॉल में सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाती है, तो सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाने पे जो खर्चा किया वो हमारा किस नेचर का हो गया? कैपिटल नेचर का, कैपिटल नेचर का। उससे सिनेमा हॉल की वैल्यू इंक्रीज हुई, हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई, एसेट का एक्सपेंशन हुआ। तो अगर एग्जिस्टिंग मशीनरी में हम कुछ इंक्रीमेंट करते हैं, यानी कुछ एडिशंस करते हैं, अगर हम एग्जिस्टिंग असेट के अंदर कुछ एक्सपेंशन करते हैं, यानी कुछ एडिशंस करते हैं, कौन सी असेट की बात कर रहा हूँ? फिक्स असेट्स की बात कर रहा हूँ, फिक्स असेट्स की। तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी एनहांस होगी, और ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी एनहांस हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। पढ़ो देखो, एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ फिक्स असेट इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि फिक्स असेट्स की बात हो रही है, यहाँ पर करंट असेट्स की बात नहीं हो रही, करंट असेट्स की बात नहीं हो रही। गुड्स के ऊपर खर्चा कर दिया हमने, गुड्स परचेज कर लिए, उससे ऑर्गेनाइजेशन की रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी एनहांस नहीं हो गई। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में और कुछ बताओ। कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो बेनिफिट मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिलते हैं, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द benefits that will be realized from the capital expenditure will be received to the business organization over a long period of time, say 10 years, 5 years, 15 years, 20 years like that. तो फिक्स असेट्स की बात करेंगे, यहाँ पर हम करंट असेट्स की बात नहीं करेंगे। As such, the amount spent on the purchase or erection of building, plant, furniture, etc. is capital expenditure. Such expenditure yields benefit. Underline कर लेना. Such expenditure yields benefit over a long period and hence return in assets. और इसलिए उनको assets में लिखा जाता है। बात आ गई समझ में? सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होंगे?
any expenditure the benefit of which will be realized to the business organization within a period of 12 months from the balance sheet date. Any expenditure the benefit of which will be realized by the business organization within 12 months from the balance sheet date, यानी मान लो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च 2020 को, तो 31 मार्च 2020 के बाद ऐसे जो एक्सपेंडिचर हैं जिनके बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, यानी 31 मार्च 2021 तक जिनके बेनिफिट्स मिल जाएंगे, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। बोलो बात आई समझ में? ठीक है सर, कि इनके मतलब कि डिफरेंस क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर से फिक्स असेट्स का क्रिएशन होगा या फिक्स असेट्स का एक्सपेंशन होगा और उनसे बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मिलेंगे, से 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स लाइक दैट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से किसी फिक्स असेट का क्रिएशन नहीं होगा, इनसे जिन असेट्स का क्रिएशन होगा या इन एक्सपेंडिचर को करने से ऑर्गेनाइजेशन को जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट मिलेंगे। दूसरा डिफरेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर से ऑर्गेनाइजेशन की रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी एनहांस होती है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ऑर्गेनाइजेशन की रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी एनहांस नहीं होती, केवल मेंटेन्ड रहती है। जितनी हमारी पहले रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी थी उसी लेवल को हम मेंटेन करके रखते हैं। अगर एनहांस हो रही है किसी एक्सपेंडिचर को करने से रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी या इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी, तो दैट एक्सपेंडिचर विल बी टर्म्ड एज कैपिटल। और अगर केवल मेंटेन हो रही है तो रेवेन्यू है, अगर केवल मेंटेन हो रही है तो रेवेन्यू है। बात आ गई समझ में? अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या आ गए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में हम मान लो सैलरी एक्सपेंसेस करते हैं, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं, तो एम्प्लॉयज़ जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो हमें उसके बेनिफिट विद इन 12 मंथ्स ही मिलते हैं, विद इन 12 मंथ्स ही मिलते हैं। हम रेंट का पेमेंट करते हैं तो बदले में जो प्रॉपर्टी, जो स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं उसका बेनिफिट विद इन 12 मंथ्स ही रिसीव होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं बेटा बैलेंस शीट के अंदर, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखे जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है ना, नॉर्मली असेट साइड में, नॉर्मली असेट साइड के अंदर, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स लिखे जाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। बोलो बात आ गई समझ में? क्लियर है ये? यस सर। सर पूछना था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे बिल्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स, ये सब भी आ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल रेवेन्यू है बेटा। इलेक्ट्रिसिटी बिल का आप जो पेमेंट कर रहे हो उसका बेनिफिट आपको कब तक मिलेगा? विद इन 12 मंथ्स ही मिलेगा। भाई हमने मान लो अप्रैल मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, तो बिल तो हम बाद में पे करते हैं, पहले तो हमने बेनिफिट ले लिए। आप घर के अंदर एट प्रेजेंट आप मोबाइल पे पढ़ रहे हो या लैपटॉप पे पढ़ रहे हो तो उसको चार्ज कर रहे हो ना, चार्ज करके ही तो पढ़ते हो, विदाउट चार्जिंग तो आप पढ़ ही नहीं सकते। तो आप लाइट फैसिलिटी, जो करंट आ रहा है हमारे यहाँ पे, बस जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो फैसिलिटी तो यूज़ कर ही रहे हो ना, अभी एट प्रेजेंट यूज़ कर रहे हो ना उसको। और मंथ एंड के बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमें बिल इशू करता है, तो बेनिफिट्स तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में ही मिल रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी ना ये बेनिफिट आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी मिलेंगे। बोलो बात आ गई समझ में? यस सर। कहने का मतलब ये है कि मान लो जून मंथ के अंदर, जून 2021 के अंदर जो आप इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो आपके घर में करंट पास कर रहा है और आप उसके थ्रू अपने इक्विपमेंट्स को चार्ज करके उनको यूज़ कर रहे हो,
क्या ये सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मंथ ऑफ जून, इसके बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर में भी मिलेंगे क्या? नेक्स्ट ईयर में भी मिलेंगे क्या? आंसर इज नो। नेक्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो सर्विसेज देगा उसके बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे, और जो करंट ईयर में सर्विसेज दे रहा है उसके बेनिफिट करंट ईयर में मिलेंगे। सिंपल सी बात है। तो वाटर बिल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, आपका रेंट का पेमेंट हो गया, आपका सैलरी का पेमेंट हो गया, आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गए, आपकी ऑडिट फीस हो गई, ठीक है ना, आपके क्लीनिंग चार्जेस हो गए ऑफिस के, ये सब क्या है? ये रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं। क्लियर? तो आओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ लो। एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सच एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है बेटा कि जो हम सेल्स कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, जो हम सेल्स कर रहे हैं। वरुण इतना लेट क्यों आए हो आज क्लास में बेटा? एवरी सैटरडे के लिए थोड़ी ना था वो एवरी मैम ने कहा था आज क्लास नहीं होगी। कौन सी मैम से बात की थी आपने? योगिता मैम से बात की थी। ओके, जो भी है। तो जो हम सेल्स कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं उन गुड्स की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स हमने बेची उनकी कॉस्ट क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। मान लो एक 100 रुपीज़ की वाटर बॉटल है जो हमने बनाई, वो वाटर बॉटल हमें 100 रुपीज़ की पड़ी थी और हम उसको सेल कर रहे हैं 140 रुपीज़ में। तो 140 को तो हम कहेंगे सेल्स और 100 रुपीज़ को कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको हम बोलते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स हमने बेची उसकी कॉस्ट क्या है, तो उसको भी हम किस में इंक्लूड करते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। Salaries, rent, electricity charges, etc. As such, all the revenue expenditures are debited to trading and profit and loss account. Such expenditures doesn't result in an increase in the earning capacity of the business, but only helps in maintaining the existing earning capacity. जो मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी केवल मेंटेन होगी, वो एनहांस नहीं होगी, वो इंक्रीज नहीं होगी। It also doesn't bring into existence an asset of an enduring nature. Enduring nature मतलब कि long nature की। Enduring means long nature की, यानी stable nature की। जैसे वो कह रहा है कि revenue expenditure incur करने से किसी fixed asset का creation नहीं होगा। बोलो, बात आ गई समझ में सबको? सर हमारी बुक में तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ही नहीं। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं गिवन है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ लो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? देयर आर सम एक्सपेंडिचर्स विच आर रेवेन्यू इन नेचर। जो नेचर वाइज तो रेवेन्यू होते हैं, रेवेन्यू इन नेचर। There are some expenditures which are revenue in nature, but benefit of which will be realized by the business organization over a period of 3 to 5 years. Sir, example अगेन मैं पहले बताता हूँ। देयर आर सम एक्सपेंडिचर्स, ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं जो नेचर वाइज तो रेवेन्यू होते हैं, यानी उनसे किसी फिक्स असेट का क्रिएशन नहीं होता। जैसे ही रेवेन्यू बोलते हैं ना, तो ये दिमाग में सेट कर लेना कि इससे फिक्स असेट का क्रिएशन नहीं होगा।
कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं तो फिक्स असेट का क्रिएशन होगा या एग्जिस्टिंग फिक्स असेट की वैल्यू एनहांस होगी, ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी एनहांस होगी, बढ़ेगी। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी ऐसे एक्सपेंडिचर जो नेचर वाइज तो रेवेन्यू हैं लेकिन उनका बेनिफिट केवल नेक्स्ट 12 मंथ्स में ही नहीं, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हमें रिसीव होगा, हमें यानी ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, मान लो हम कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ₹5 लाख, ऑफ ₹5 लाख, और इसके बेनिफिट, इस 5 लाख रुपीस के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को अगले 5 साल तक मिलने वाले, यानी जिस दिन किया उससे अगले 5 साल तक इस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के बेनिफिट हमको रिसीव होंगे। बोलो क्या एडवर्टीजमेंट करने से किसी फिक्स असेट का क्रिएशन होगा? बोलो, आंसर करो। नो सर। नो सर, कोई फिक्स असेट का क्रिएशन नहीं होगा। तो ये है तो रेवेन्यू इन नेचर, यस और नो? हाँ सर, रेवेन्यू इन नेचर है क्योंकि इससे किसी फिक्स असेट का क्रिएशन नहीं होगा, लेकिन इसका बेनिफिट केवल नेक्स्ट 12 मंथ्स ही नहीं फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, उससे ज़्यादा अगले 5 ईयर्स तक इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो दैट इज वाई दीज एक्सपेंडिचर्स आर नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड यानी जहां पर हमने, डेफर्ड का मतलब होता है स्थगित करना, टू कैंसल। सर डेफर करते क्या हैं? अब देखो 5 साल तक बेनिफिट मिलेंगे तो इससे होने वाले बेनिफिट्स को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ऑफ ₹1 लाख ईच, ऑफ ₹1 लाख ईच। और क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपीज हम डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फर्स्ट ईयर एंड में हम 1 लाख रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एडवर्टीजमेंट के। और ये जो नेक्स्ट 4 लाख रुपीज है, रिमेनिंग 4 लाख रुपीज हैं, इनको कहाँ दिखाएंगे? इनको हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। कहाँ पर? असेट साइड में। मैंने आपको पढ़ाया था ना फिक्टिटियस और नॉमिनल असेट्स। यस सर। हाँ सर, ये 4 लाख रुपीज वही फिक्टिटियस और नॉमिनल असेट्स हैं। सर हमने क्या पढ़ा था फिक्टिटियस और नॉमिनल असेट्स में? हम तो भूल गए। फिक्टिटियस और नॉमिनल असेट्स आर दोज असेट्स which are not actually assets because they cannot be converted into cash। ठीक है ना, यही पढ़ा था। फिक्टिटियस असेट्स और नॉमिनल असेट्स आर दोज असेट्स which cannot be realized into cash and no further benefits can be realized from such assets। और लिखा था no further benefits और no further benefits can be realized। या तो उनको कैश में कन्वर्ट ना किया जा सकता हो या फिर उनसे कोई फ्यूचर बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को रिसीवेबल ना हो। तो क्या ये कैश में कन्वर्ट हो सकता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर? आंसर इज नो। लेकिन फ्यूचर बेनिफिट्स तो मिलेंगे। हाँ सर, अगले 4 साल तक मिलेंगे। तो जो पहली कंडीशन थी फिक्टिटियस असेट्स की which cannot be converted into cash, वो फुलफिल हो रही है? आंसर इज यस। सो दीज 4 लाख रुपीज, जो रिमेनिंग 4 लाख रुपीज हैं, ये तो हैं हमारी फिक्टिटियस और नॉमिनल असेट्स, और ओवरऑल 5 लाख रुपीज हैं आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात आ गई समझ में? तो सर यहाँ पर डेफर्ड का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हमने डेफर कर दिया ये 4 लाख रुपीज के एक्सपेंडिचर्स को टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 4 लाख रुपए के जो रिमेनिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हैं उनको हमने रोक दिया, उनको हमने स्थगित कर दिया टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द करंट ईयर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। बोलो ठीक है ना? यस सर। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी एक्सपेंस। अभी तक हम पढ़ रहे थे एक्सपेंडिचर,
अभी तक हम पढ़ रहे थे एक्सपेंडिचर, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है सर? एक्सपेंस इज द कॉस्ट, एक्सपेंस वो लागत है, एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। एक्सपेंडिचर क्या था? पेमेंट ऑफ कैश या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग और एक्वायरिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। वहां पे हम परचेज कर रहे थे, प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। एक्सपेंस इज द कॉस्ट incurred by the business organization for the purpose of producing goods or services। यहाँ पर हम प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर हम प्रोड्यूस करेंगे, परचेज नहीं करेंगे। तो एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। फिने एंड मिलर ने कहा है कि एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करने के पर्पज से, रेवेन्यू जनरेट करने के पर्पस से जो आपने कॉस्ट इनकर की है, या जो रेवेन्यू जनरेट करने के पर्पस से जिन चीज़ों को आपने, जिन आइटम्स को आपने यूज़ किया है, या जो सर्विसेज आपने अवेल की हैं यानी रिसीव की हैं, उन थिंग्स का या उन सर्विसेज का जो अमाउंट आपने पे किया, दैट मच अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। बोलो, क्लियर है? जैसे हमने गुड्स प्रोड्यूस किए, तो गुड्स के प्रोडक्शन करते टाइम, गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए हमने जो रॉ मटेरियल परचेज किया, कॉस्ट है, कॉस्ट है, फिनिश गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा वो, तो वो एक्सपेंस है। हमने लेबर को जो पेमेंट किया वेजेस का, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो फैक्ट्री में लेबर्स होती हैं, लेबर्स को हम जो वेजेस का पेमेंट करेंगे, एक्सपेंस है। हमने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का पेमेंट किया, हमने जो वाटर बिल्स का पेमेंट किया, वो क्या है? पावर एंड फ्यूल चार्जेस का पेमेंट किया, वो क्या है? एक्सपेंस है, क्योंकि वो गुड्स के प्रोडक्शन के अंदर हमने काम में लिया है। तो एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। अकॉर्डिंग टू फिने एंड मिलर, एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। Following are included in the term expense: cost of goods sold, amount paid for rent, commission, salary, advertisement, etc. सर ये तो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी थे, यस और नो? बोलो, ये आइटम्स तो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी थे, हाँ या ना? यस सर। हाँ बेटा, ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी थे। तो आइटम्स जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ रहे हैं, क्योंकि उनसे किसी फिक्स असेट का क्रिएशन नहीं होता, इसलिए वही आइटम आपको यहाँ पर एक्सपेंस में भी नजर आएंगे, वही आइटम्स यहाँ पे आपको एक्सपेंस में भी नजर आएंगे। थर्ड पॉइंट देखो एग्जाम्पल्स का, जो एक्सपेंस का दे रहा है, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट कॉज्ड बाय द यूज ऑफ सच असेट फॉर बिजनेस पर्पज, और डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। हमारे पास मान लो कोई प्लांट है या कोई मशीनरी है, उसको हम डे टू डे बेसिस पे उसको यूज़ कर रहे हैं, यूज्ड ऑन डे टू डे बेसिस, डे टू डे बेसिस, यूज्ड ऑन डे टू डे बेसिस। डे टू डे बेसिस पे यूज़ करने से इस मशीनरी की वैल्यू में जो कमी आ रही है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, एंड डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंस। क्लियर है बच्चों? यस। तो आज हमने क्या पढ़ा? मैंने आपको रेवेन्यू रिवाइज कराया, फिर हमने पढ़ा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एक्सपेंडिचर हमने पढ़े, एक्सपेंडिचर में हमने पढ़े कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो मैं अपने नोट्स बना के आप लोगों को सेंड करता हूँ, उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा, इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, आपके बुक में गिवन नहीं है, आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है सर। फिर हमने पढ़ा एक्सपेंस। नाउ नेक्स्ट टर्म इज इनकम। नेक्स्ट टर्म इज इनकम। नेक्स्ट टर्म इज इनकम। इनकम क्या होती है? देखो बेटा, इनकम इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू।
इनकम इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। रेवेन्यू इन अकाउंटिंग हमने पढ़ा था, रेवेन्यू इन अकाउंटिंग इज द इनकम ऑफ अ रेकरिंग और रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से। तो रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस क्या है? रेवेन्यू और इनकम के अंदर डिफरेंस क्या है? देखो रेवेन्यू क्या है, मैं कह सकता हूं सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये आपकी रेवेन्यू का पार्ट होता है, यस और नो? इनकम को मैं एक बार इस साइड लिख रहा हूं, इनकम को मैं एक बार इस साइड लिख रहा हूं। एक्सपेंस में हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये एग्जांपल पढ़ाया था मैंने एक्सपेंस के अंदर। हाँ सर आपने पढ़ाया था, आपने बताया था कि 100 रुपीज़ की वाटर बॉटल हमने 140 रुपीज़ में सेल कर दी, तो रेवेन्यू तो 140 है और एक्सपेंस 100 रुपीज़ है। पढ़ाया था ना ये एग्जांपल? हाँ सर आज की क्लास में तो पढ़ाया आपने। तो मान लो हम 1 लाख रुपीज़ की कॉस्ट के गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और ये 1 लाख रुपीज़ के गुड्स कंप्लीटली हम सेल कर देते हैं 1,60,000 रुपीज़ के अंदर। मैं क्या कह रहा हूँ, वी हैव प्रोड्यूस्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 1 लाख, कॉस्ट यानी हमारी लागत लगी है यहाँ पर 1 लाख रुपए बनाने में, उन गुड्स को बनाने में, उनको फाइनलाइज करने में टोटल कॉस्ट क्या लगी हमारी 1 लाख रुपए। ये हमारे आउट जेब से निकल गए, ये बिजनेस के फंड्स में से 1 लाख रुपए निकल गए इन गुड्स को प्रोड्यूस करने में, और फिर इन गुड्स को हमने सेल आउट कर दिया 1,60,000 में। कितने में? 1,60,000 में। डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज नोन एज इनकम। डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज नोन एज इनकम। बोलो बात आ गई समझ में? तो इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू, यस और नो? हाँ सर, लेकिन सर रेवेन्यू तो डिफरेंट सोर्सेज से हो सकती है ना, हम केवल इसी सोर्स को देखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अदर सोर्सेज को नहीं देखेंगे while calculating income. While calculating income, the amount that will be included in revenue will be only from sale of goods or services. That's all. Interest income, dividend income, rental income, commission income, discount received, उनको हम consider नहीं करेंगे while calculating income. ठीक है? And the cost of goods sold is called expense. Surplus of revenue over expense यानी excess of revenue over expense is called income. For example, the goods costing rupees 4 lakh are sold for rupees 5 lakh. The sale amount 5 lakh is the revenue and the cost amount according to example given in the book 4 lakh rupees. तो income will be 1 lakh rupees, that is 5 lakh minus 4 lakh. बोलो बात आ गई समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा प्रॉफिट। नेक्स्ट है प्रॉफिट। मंडे हम इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू, मैं कह रहा हूं टोटल रेवेन्यू यानी इनकम of a recurring nature from sale of goods and services plus income from other sources which are of recurring nature. So the total of revenue, excess of total of revenue over the total expenses is known as profit, is known as profit. यानी total revenue minus total expenses is equal to profit. बोलो आगे बात समझ में?
टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को आप डिडक्ट कर लो तो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यूज ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, प्रॉफिट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स। प्रॉफिट किसको बिलोंग करेगा भाई, जो बिजनेस चला रहा है, बिजनेस का जो ओनर है, प्रॉफिट तो उसी को बिलोंग करेगा ना। तो मान लो इसने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए थे और प्रॉफिट हो गया 40,000 रुपीज़, तो प्रॉफिट किसको मिलेगा भाई, ओनर के पास ही तो जाएगा। तो ओनर की कैपिटल 40,000 से एनहांस हो जाएगी और एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5,40,000। यस और नो? सही है बात सर। जैसे तुम्हारा खुद के ऊपर एक एग्जांपल लो, मान लो तुमने मार्केट से 10 रुपीज़ का पेन परचेज किया, ठीक है सर। तो तुम्हारी कॉस्ट कितनी आई, 10 रुपीज़। आपने 10 में परचेज किया तो 10 रुपीज़ कॉस्ट आई। आप घर पर आ गए, ठीक है। जब आप घर पे आए तो आपकी कोई फ्रेंड घर पे बैठी हुई थी, आप 10 रुपीज़ के 10 पेन्स लेके आए थे, यानी 100 रुपीज़ के पेन्स लेके आए थे। घर पर आप आए तो आपकी फ्रेंड ने वो पेन का पैकेट देखा, तो उसने पूछा कि भाई मेरे को तो ये पेन बहुत पसंद है, मेरे को तो कहीं मिल भी नहीं रहे। तो तुमने कहा कि भाई मेरे को तो मिल जाते हैं, देखो चाहिए तो तू ले ले, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड ने पूछा कि भाई कितने का पैकेट है, कितने का पैकेट है। हालांकि फ्रेंडशिप में हम बिजनेस नहीं करते, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाने के लिए आपने उसको कहा कि भाई 120 रुपीज़ का मुझे मिला है मार्केट से, तो जितने का मैं लाई हूँ उतने मैं आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है। फ्रेंड ने कहा कि चल ठीक है 120 रुपये मैं तेरे को देती हूँ, ये पेन का पैकेट आप मुझे दे दो। मुझे बताओ आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी, 100 रुपीज़ की, यस और नो? यस। और 20 रुपीज़ आपने प्रॉफिट जनरेट किया, आपकी कैपिटल बढ़ी या नहीं बढ़ी? 120 हो गई ना कैपिटल आपकी। हाँ सर हो गई। तो इसलिए कह रहा हूँ कि प्रॉफिट कैपिटल को एनहांस कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो प्रॉफिट इंक्रीजेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। और अगर लॉसेस हो जाएं, यानी अगर टोटल एक्सपेंसेस टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएं, तो उस केस में तो आएगा लॉस। और मान लो आ गया 20,000 रुपीज़ का लॉस, तो एट द एंड ऑफ द ईयर ओनर को क्या मिलेगा, 5 लाख माइनस 20,000, यानी ओनर का कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना रह जाएगा, 4,80,000। यस और नो? बात आ गई समझ में? हाँ सर आ गई। तो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम पढ़ेंगे मंडे को। यहाँ तक अच्छे से टर्मिनोलॉजी को पढ़ लेना। जो आने वाली टर्मिनोलॉजीज हैं वो बहुत इजी हैं। डिफ़िकल्ट पार्ट इस चैप्टर का आप लोगों ने मेरे साथ कंप्लीट कर लिया है, तो इनको कल अच्छे से रिवाइज़ करना। कल संडे है, ठीक है ना, इनको अच्छे से कल रिवाइज़ करना और फिर मंडे को हम पढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय बेटा।